नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के भूगोल का प्रथम जो चैप्टर है उसको हम स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर के अंतर्गत हम भारत के संदर्भ में सभी तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। शुरुआत करते हैं कि भारत जिसे प्राचीन रूप में आर्यावर्त नाम से जाना जाता था। आर्यावर्त क्यों कहा जाता था कि उस समय आर्यों के जो शक्तिशाली राजा, जिसे राजा भरत के नाम से जाना जाता था, और उन्हीं के नाम पर इसे भारतवर्ष और भारत में के बाद उसे भारत कहा गया। भारत के लिए एक और शब्द प्रयोग किया जाता है क्योंकि उस समय वैदिक जो आर्य थे उनका जो निवास स्थान था उस समय सिंधु जो घाटी है, जिसे इंडस रिवर कहा जाता है, उसके तलहटी के अंतर्गत, उसकी घाटी के अंतर्गत ये सभ्यता विकसित थी। तो ईरानी जब आए तो इन्होंने सिंधु को हिंदू नदी और सिंधु नदी के किनारे बसे हुए इस देश को हिंदुस्तान के नाम से कहा। यूनानी आए तो इन सिंधु को इन्होंने इंडस और इस देश को इंडिया कहा जाने लगा। इसी प्रकार से अगर बात करेंगे तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम कई तथ्यों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम उसके लोकेशन की बात करेंगे कि लोकेशन ऑफ इंडिया ऑन द वर्ल्ड मैप की इसकी लोकेशन किस प्रकार की है। लोकेशन के बाद भारत की साइज को हम कंपेयर करेंगे दूसरी जो वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज़, उसके बाद इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ लोकेशन इन हेड ऑफ द इंडियन ओशंस। इंडियन ओशन यानी आपके हिंद महासागर का क्या प्रभाव भारत की लोकेशन से संदर्भ में रहता है, और उसके साथ साथ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसे IST कहा जाता है, तो किस प्रकार से भारत की जो समय निर्धारण चलता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो भारत है वह अक्षांशीय दृष्टि से किस गोलार्ध में, अगर गोलार्ध की बात करें यानी किस हेमिस्फीयर के अंतर्गत इसे रखा जाए, तो हेमिस्फीयर की बात करें तो हेमिस्फीयर के हिसाब से अगर हम लोकेट करना चाहें तो आप देखिएगा कि भारत जो है, ये डॉट डॉट की जो लाइन है ये आपको दिख रही है, ये हमारी 0 डिग्री या इक्वेटर है। अब इक्वेटर जो रहता है वो भारत इस पूरे के पूरे विश्व को 2 भागों में डिवाइड करता है। इस इक्वेटर के ऊपर वाला जो भाग होता है उसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और इक्वेटर से नीचे वाला जो भाग होता है उसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा भारत विश्व को, ग्लोब को उत्तर तथा दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत बांटती हैं। इसी प्रकार से जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है, जिसे 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच रेखा के नाम से कहा जाता है, वो भी इस पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करती हैं। एक तो रहता है आपका पश्चिमी गोलार्ध, ये वाला, जिसके अंतर्गत आपका नॉर्थ अमेरिका तथा साउथ अमेरिका रहेगा, और इसी प्रकार से इससे इस तरफ जो राइट हैंड साइड वाला जो रहेगा वो रहेगा आपका पूर्वी गोलार्ध। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में भी है तथा पूर्वी गोलार्ध में। तो हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि अगर अक्षांशीय दृष्टि से अगर देखें, यानी अगर हम 0 डिग्री के हिसाब से, 0 डिग्री लैटिट्यूड के हिसाब से देखें तो जो भारत है वह उत्तरी गोलार्ध में है, और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के हिसाब से देखें तो भारत जो है वह पूर्वी गोलार्ध या ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंतर्गत देखने को मिलता है। फिर हम बात करें कि यह एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित में। अब इसको महाद्वीप के संदर्भ में देखिएगा, ये जो आपका जो ब्लू कलर है उसके नीचे आप देखिएगा तो एशिया जो कंटिनेंट है, उस एशिया कंटिनेंट के ये दक्षिणी भाग में आपके स्थित है। हिंद महासागर के नीचे यहाँ पर इंडियन एकमात्र ये ओशन है जिसका नामकरण उस किसी देश के नाम, आप देखिएगा पैसिफिक हो चाहे अटलांटिक हो या आपके अंटार्कटिका के आसपास के सागर हो, कोई भी सागर देख लीजिए, उसका नामकरण जो है उस देश के नाम पर नहीं किया जाता है। इंडियन ओशन का जो नामकरण है भारत के संदर्भ में इसे हिंद महासागर या हिंदुस्तान के नाम पर इसे हिंद महासागर के नाम से जाना जाता है। अब भारत जो है, भारत को उपमहाद्वीप पेनिसुल कहा जाता है। पेनिसुल किस प्रकार से कहा जाता है, जिसके 3 तरफ पानी, देखिएगा यहाँ पर इस जगह पर आपके अरब सागर है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल, और नीचे आ गया आपका इंडियन ओशन। इस प्रकार से जब तीनों तरफ से पानी पाया जाता है तो उसे हम प्राय द्वीप कहते हैं, और जिस प्रकार से यहाँ पर विशाल आकार और विभिन्न प्रकार की विविधताएं मिलती हैं, इस कारण इसको हम सेमी कॉन्टिनेंट या उपमहाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। अब इस उपमहाद्वीप में कौन कौन से आपके कंट्रीज़ के अंतर्गत आए जाते हैं, तो आप इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड्स के अंतर्गत चलते हैं। तो आपके सामने ये आपके लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूडनल का जो एक्सटेंट जो है उसको हम डिस्कस करते हैं।
तो भारत का जो नक्शा है इसमें देखिएगा आप इस प्रकार से, ये जो फर्स्ट लाइन है जैसे कि इस प्रकार से ये हॉरिजेंटल लाइंस हो गई। हॉरिजेंटल जो लाइंस होती है उन्हें हम अक्षांश कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइंस जो होती हैं, सीधी जो लाइन होती है जो डॉट डॉट में शो हो रखी है, इन लाइंस को हम देशांतर या लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हैं। तो अब भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार किस प्रकार से है वो जानने से पहले आप इसको यहाँ पर मैप के माध्यम से सीखते हैं। देखिएगा सबसे पहले तो हम, ये सबसे लास्ट पॉइंट है, ये जो लाइन जा रही है जिसमें इंदिरा कॉल लिखा हुआ है, ये आपका अब सबसे उत्तरतम लैटिट्यूड है, वो है आपका 37 डिग्री एंड 6, 37 डिग्री एंड 6 क्या रहेगा, नॉर्थ। अगर नॉर्थ एंड साउथ अगर किसी कोऑर्डिनेट्स के साथ जुड़े हुए हैं तो नो डाउट वो नदर हेमिस्फीयर के अंतर्गत, या फिर हम कह सकते हैं कि वो लैटिट्यूड्स के रूप में जाने जाएंगे। और अगर किसी के साथ ईस्ट और वेस्ट शब्द जुड़ा हुआ है तो वह आपके देशांतर ही होंगे। तो यहाँ पर सबसे उत्तर का जो बिंदु है वह है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल ये आपका लास्ट पॉइंट है, वो आपका सबसे उत्तरतम बिंदु है, और इसका जो क्रमांक है वो है 36 डिग्री एंड 6 मिनट्स, ये इसका नॉर्थ ईस्ट पाउंड। और सबसे नीचे देखिएगा, यहाँ पर नीचे के, यहाँ पर दो लाइन है देखिएगा। पहली जो है आपके कन्याकुमारी से पास आउट होती है, तो कन्याकुमारी से जो लैटिट्यूड पास आउट होता है वह है 6 डिग्री और 4 मिनट, आपका 6 डिग्री और 4 मिनट। अगर हम इस 6 डिग्री और ये 8 डिग्री और 4 मिनट है, 8 डिग्री और 4 मिनट, और फिर सबसे इससे भी दूर चला जाए, यानी आप देखेंगे कि भारत कहाँ से स्टार्ट होता है, वो आपके अंडमान और निकोबार से, यहाँ से, तो ग्रेट निकोबार से आपका भारत की बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से सबसे लास्ट जो पॉइंट आता है, अगर कहा जाता है कि भारत का दक्षिणतम जो लैटिट्यूड्स कौन सा है, तो हम कहेंगे कि सबसे दक्षिण का यानी सबसे साउथ का जो लैटिट्यूड है वह है आपका 6 डिग्री एंड 4 मिनट नॉर्थ, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर हम मुख्य यानी मेनलैंड जो है उस मेनलैंड से काउंट करेंगे यहाँ से, तो ये कहलाएगा आपका, यानी कन्याकुमारी से अगर आप काउंट करेंगे तो ये आपका 8 डिग्री एंड 4 मिनट, यहाँ से कन्याकुमारी से 8 डिग्री एंड 4 मिनट। ये किस प्रकार से हुआ, तो आप देखिएगा कि इससे पहले वाली जो स्लाइड है उसको चला देते हैं। तो भारत, ये जो इक्वेटर पास होता है, तो इक्वेटर ये रहा आपका इक्वेटर। अब इक्वेटर 0 डिग्री से हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपका 1 2 3 4 5 6 जब आएगा तब तो आपका अंडमान निकोबार का, ग्रेट निकोबार का पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। फिर 7 8 और 8 पर पहुँचेंगे तो आपका कन्याकुमारी वाला हिस्सा आएगा। तो इस प्रकार से जो भारत है वह उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर में अगर बात करें तो उत्तर में अगर हम बात करें उत्तरी गोलार्ध के, तो सबसे उत्तरतम जो बिंदु है वो है आपका 37 डिग्री एंड 6 मिनट, और सबसे दक्षिण का जो हिस्सा है वह है आपका मेनलैंड का अगर बात करें तो है आपका 8 डिग्री एंड 4 मिनट, और अगर कश्मीर एंड कन्याकुमारी की बात करें तो वो 6 डिग्री एंड 4 मिनट तक रहता है। इसी प्रकार से देशांतरीय विस्तार यानी यहाँ से, तो वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड जो है वह है आपका 68 डिग्री एंड 7 ईस्ट जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से ये सबसे ईस्ट के साथ दोनों देखे है, दोनों ही ईस्ट में, क्योंकि भारत पूरा का पूरा ईस्ट में ही है। लेकिन अब इसको ये 68 डिग्री और 7 मिनट ये ईस्ट है, और 97 डिग्री एंड 25 मिनट जो है वो भी ईस्ट है। तो इन दोनों के बीच में आपका इसका लॉन्गिट्यूडनल डिवाइडेशन रहता है। अब नॉर्थ से लगाकर साउथ तक, यानी इंदिरा कॉल से लगाकर अगर हम कन्याकुमारी तक की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को कैलकुलेट करें, तो ये जो डिस्टेंस है यानी उत्तर से दक्षिण तक जो भारत का जो विस्तार है वह विस्तार 3214 किलोमीटर यानी 3214 किलोमीटर तक ये इंदिरा कॉल से लगाकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ। या फिर हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो 37 डिग्री एंड 6 मिनट जो नॉर्थ लैटिट्यूड है यहाँ से, वहाँ से लगाकर आपके 8 डिग्री एंड 4 मिनट जो आपके कन्याकुमारी से जो लैटिट्यूड निकलता है वहाँ तक की जो डिस्टेंस है जो मेनलैंड की, वह
टोटल डिस्टेंस है आपके 3214 या 3214 किलोमीटर। इसी प्रकार से अगर हम ईस्ट और वेस्ट की बात करते हैं तो आपके भारत में जो गुजरात में ये जो पॉइंट है, यहाँ से लगाकर ये आपका जो लास्ट पॉइंट है, इस लास्ट पॉइंट को 97 डिग्री एंड 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। यहाँ तक की जो डिस्टेंस है टोटल वह है 2933 किलोमीटर, यानी 2933 किलोमीटर के अंतर्गत ये फैला हुआ। तो इस प्रकार से इसका अक्षांश या देशांतरी विस्तार जो है इस प्रकार से देखिएगा। हेमिस्फीयर कौन सा है, तो नदर्न हेमिस्फीयर के अंतर्गत भारत माना जाता है, नदर्न भी कह सकते हैं तथा साथ साथ ईस्टर्न हेमिस्फीयर भी कहा जाता है। ईस्टर्न को हम कहेंगे जब हम 0 डिग्री जो देशांतर है जिसे हम ग्रीनविच रेखा कहा जाता है, उससे अगर हम देखेंगे तो ये भारत कहाँ पर आया हो, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंतर्गत आया हुआ है। अगर हम बात करते हैं 0 डिग्री जो अक्षांश है जिसे हम कहा करते हैं भूमध्य रेखा, वहाँ से अगर काउंट करेंगे तो ये जो भारत है वह उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत आया हुआ। कंटिनेंट कौन सा है या किस महाद्वीप में है, तो एशिया में है। और इससे भी माइनर अगर चलता है तो साउथ ईस्ट पार्ट जो है एशिया का, वहाँ भारत आपको देखने को मिलता है। लैटिट्यूड्स का एक्सटेंशन कितना है, तो 8 डिग्री एंड 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री एंड 6 मिनट नॉर्थ का जो बीच का जो डिस्टेंस है वहाँ तक इसका एक्सटेंशन पाया जाता है। लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंशन की बात करें तो 68 डिग्री एंड 7 ईस्ट से लगाकर 97 डिग्री एंड 25 मिनट इनका देशांतरी विस्तार देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से भारत का जो लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंशन था वो इस प्रकार से था, यानी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लगाकर 37 डिग्री एंड 6 मिनट नॉर्थ, ये आपका नदर्न हेमिस्फीयर का हिस्सा रहेगा। और लॉन्गिट्यूडनल वो जो रहेगा उसके अंतर्गत आप देखिएगा दोनों में ईस्ट जुड़ा हुआ है, दोनों ही ईस्ट में है, क्योंकि जो भारत है वो टोटली ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंतर्गत है। ईस्ट एंड वेस्ट हेमिस्फीयर जो डिवाइड होता है वो होता है ग्रीनविच लाइन से। बढ़ते हैं आगे। अब साइज ऑफ द कंट्री की बात कर रहे हैं कि भारत की जो साइज है वो किस प्रकार की है। तो अगर आप देखेंगे तो भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है, यानी 2.43% जो एरिया है वो इसके अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत सबसे बड़ा, अगर विश्व में सबसे बड़ा अगर देश देखें तो वह रसिया है जो आपके फर्स्ट नंबर पर है। सेकंड जो है वो है आपका कनाडा, थर्ड पे है आपका चाइना, फोर्थ पे है यूएसए, फिर है ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया जो एक देश और एक महाद्वीप दोनों के रूप में जाना जाता है, और उसके बाद आपका भारत, यानी 7th पोजीशन पे जो है आपका भारत है। तो रसिया, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया है। इंडिया के ठीक बाद जो है आपका अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के बाद कजाकिस्तान, और उसके बाद अल्जीरिया जो है वह नाम आते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। टोटल एरिया जो है वह आपके 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर यानी वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत पाया जाता है। नॉर्थ से साउथ का जो एक्सटेंशन है वह 3214 किलोमीटर 214 किलोमीटर, तथा ईस्ट से वेस्ट का जो एक्सटेंशन है वह 2933 किलोमीटर, यानी नॉर्थ से साउथ, यानी अगर हम बात करें भारत का जो सबसे उत्तरतम बिंदु है जो 37 डिग्री एंड 6 मिनट जो नॉर्थ लैटिट्यूड है, जिसे इंदिरा कॉल जहाँ से पास आउट होता है वो आपका नॉर्थ ईस्ट पॉइंट है, वहाँ से स्टार्ट होता है, वहाँ से लगाकर कन्याकुमारी तक की जो डिस्टेंस है वह है आपके 3214 किलोमीटर। और ईस्ट से वेस्ट की तक अगर बात करें तो गुजरात के तट से, गुजरात के वेस्टर्न
कोस्ट से लगाकर अरुणाचल प्रदेश का जो ईस्टर्न पॉइंट है वहाँ तक ये लगभग 2933 किलोमीटर यानी 33 किलोमीटर डिस्टेंस तक फैला हुआ। कोस्ट लाइन की बात करें तो इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वह है 7517, 7000 यानी ये आपकी टोटल कोस्ट लाइन। अगर टोटल कोस्ट लाइन की अगर बात करें, देखिए मुख्य भूमि की जो तटीय सीमा जो है वो है 6100, लेकिन अगर हम इस कोस्ट लाइन के अंतर्गत आपके लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार को भी ऐड करते हैं तो लगभग ये आपके 7517 किलोमीटर यानी एक्चुअल में जो होता है वो होता है 7516.6 किलोमीटर, लेकिन टोटल को हम इस प्रकार से मान सकते हैं कि ये आपके 7517 किलोमीटर की कोस्ट लाइन यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर टोटल कोस्ट लाइन की बात करें कि जो आपका लैंड जो कोस्ट लाइन है यानी भारत के चारों तरफ अगर हम स्टार्ट करें, जैसे इंदिरा कॉल से स्टार्ट करें और वापस घूमकर वापस इंदिरा कॉल तक पहुँचे, जैसे कि भारत के मैप के अंतर्गत देखिएगा हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हुए पूरा का पूरा घूमकर वापस हम अगर यहाँ पर पहुँचे तो ये लगभग 15,200 किलोमीटर होता है। तो अगर दोनों की अगर कोस्ट लाइन को अगर देखें, ये आपकी कोस्ट लाइन है, ठीक है। स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर और जो कोस्ट लाइन है वो है आपका 7516.6, तो दोनों को अगर जोड़ देंगे तो लगभग ये 22,716.6 यानी यहाँ से लगाकर पूरा का पूरा आपकी कोस्टल लाइन और आपका जो लैंड एरिया का जो एरिया है उन दोनों को आपको अगर मिला ले तो लगभग ये 22,716.6 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से इसकी कोस्ट लाइन और स्थलीय सीमा आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी है, यानी उसके आसपास कौन कौन से जो देश है वो शामिल है। तो मुख्य रूप से अगर देशों की बात करें तो जो देश लगे हुए हैं तो देशों के साथ सबसे पहले नाम ले लेते हैं हम आपके बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान। यानी भारत के पड़ोसी देशों की अगर बात करें तो पड़ोसी देशों को हम इस प्रकार से देख सकते हैं, जैसे कि आप नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार जो है, अफ़गानिस्तान यहाँ आपके यहाँ पर टच होता है, पाकिस्तान भी यहाँ पर स्पर्श हो जाता है, चाइना की भी बाउंड्री लगती है। तो इस प्रकार से ये जो कंट्री है आपके 7 जो कंट्री है वह भारत के साथ अपनी बाउंड्री जो शेयर करती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत का ये हिस्सा जो आप देखेंगे पाकिस्तान लगा हुआ है, पाकिस्तान के साथ ये जो खैबर दर्रा वाला जगह, अफ़गानिस्तान का कुछ जो पार्ट है यहाँ पर खैबर जो दर्रा है वहाँ पर लगता है, ये POK के अंतर्गत है। फिर उसके बाद चाइना का हिस्सा आ जाएगा, चाइना तिब्बत का जो हिस्सा है, फिर आपका नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये जो है भारत की नेबरिंग कंट्री है। श्रीलंका को भी हम नेबरिंग कंट्री के अंतर्गत रख सकते हैं, लेकिन ये स्पष्ट नहीं होता है कि यहाँ के बीच में आपके जो सी का जो एरिया है वो आ जाता है, तो इसको आप भारत से कनेक्टेड नहीं मान सकते हैं। यानी भारत तथा जो श्रीलंका है उसके बीच में आपको एक वाटर बॉडी पाई जाती है जिसे पाक स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। तो पाक स्ट्रेट होने के कारण यहाँ पर ये कनेक्टेड नहीं हो पाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेबरिंग कंट्रीज़, तो पाकिस्तान है जो आपके नॉर्थ वेस्ट के अंतर्गत है। अब इसकी बाउंड्री शेयरिंग किसके साथ साथ होती है, तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर के साथ बाउंड्री शेयर होती है। और लगभग लेंथ ऑफ बॉर्डर की बात करते हैं तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो बाउंड्री है उसे हम रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। तो 3,323 किलोमीटर तक की ये लंबी बाउंड्री है जो पाकिस्तान के साथ शेयर होती है। उसके बाद अफ़गानिस्तान की बात की जाती है तो अफ़गानिस्तान भी नॉर्थ वेस्ट के अंतर्गत आपकी बाउंड्री शेयर करता है। जम्मू कश्मीर जो स्टेट है वह इसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, केवल 106 किलोमीटर ये बाउंड्री शेयर करता है। फिर चाइना की बात करें तो चीन जो है आपके नॉर्थ के अंतर्गत है, जिसके अंतर्गत आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश जो है ये मिलकर लगभग 3,488 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं। नेपाल ये भी नॉर्थ में है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार,
वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम इसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। 1751 किलोमीटर की बाउंड्री इनके साथ, इन स्टेट्स के साथ शेयर होती है। भूटान की बात करें तो ये भी नॉर्थ में है। सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये आपके 699 किलोमीटर्स बाउंड्री शेयर करते हैं। देन है आपका म्यांमार जो ईस्ट के अंतर्गत है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम जो है मिलकर लगभग 1643 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं। देन बांग्लादेश की बात करते हैं, ये ईस्ट के अंतर्गत है। वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो है वह आपके 4996 जो किलोमीटर 0.7 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है। तो इस बाउंड्री शेयरिंग के अंतर्गत देखें तो हाईएस्ट जो बाउंड्री शेयर की जाती है वह बांग्लादेश के साथ होती है। श्रीलंका और मालदीव जो है वो आपके डायरेक्टली बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं। इनके बीच में आपके सागरीय क्षेत्र आप देखने को मिलता है, यानी सागर को पार करके इस बाउंड्री तक पहुंचा जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये आपके इंपॉर्टेंस ऑफ द लोकेशन ऑफ द हेड ऑफ द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन के अंतर्गत होने के कारण जितने भी आपके जो इंटरनेशनल जो एयर रूट्स हैं, जो सी रूट्स है, वो आपके इंडियन ओशंस के निकलते हैं। तो एक सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र देखने को मिलता है। जैसे कि आप देखिएगा कि जितने भी जो आपके एयरलाइंस के जो रूट्स हैं वह भारत के होकर गुजरते हैं। तो भारत का या आपके एशिया का ये जो हिस्सा है, जो आपका इंडोनेशिया है, म्यांमार है, थाईलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, उसको कनेक्ट करने वाला, यानी यहाँ से अफ्रीकन कंट्रीज़ से तथा यूरोपियन कंट्रीज से कनेक्ट करने का जो कार्य होता है, जो इम्पोर्टेंट जो रूट्स होता है वो सारे के सारे इसी रूट से निकलते हैं। फिर हम क्या पॉइंट्स टू रिमेंबर की बात करते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो आप याद कर सकते हैं। तो वेल कंसर्न्ड विद द अदर इंपॉर्टेंट कंट्री ऑफ द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न वर्ल्ड थ्रू द सी रूट्स, यानी ईस्ट और वेस्ट के जितने भी जो कंट्रीज हैं उनको सी रूट से ये कनेक्ट करता है। इट इज़ ऑन इंटरनेशनल हाईवे ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी यही जो रास्ता है वो इंटरनेशनल हाईवे के रूप में, व्यापार और वाणिज्य के रूप में जाना जाता है। दीज रूट आर कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ द आइडियाज़ एंड कमोडिटीज सिंस द एशियन टाइम, यानी ये वह रूट है जहाँ पर आपको सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है। यानी इस मार्ग के द्वारा दोनों ही प्रकार से, यानी आइडियाज़ भी शेयर हुए हैं और जो कमोडिटीज़ हैं, यानी विभिन्न प्रकार की जो गुड्स है वो इस मार्ग से ही शेयर होती रहेंगी। सिंस द ओपनिंग ऑफ द स्वेज कैनाल, यानी स्वेज कैनाल जो स्वेज नहर है वो 1869 में जब बनी, उससे पहले तक इंडिया की जो डिस्टेंस थी फ्रॉम द यूरोप हैज़ बीन रिड्यूस बाय 7000 किलोमीटर, यानी स्वेज कैनाल बनने के बाद इसकी जो डिस्टेंस है वह यूरोप से काफ़ी कम, लगभग 7000 किलोमीटर कम हुई, क्योंकि पहले इंडिया तक पहुंचने के लिए अफ्रीका कैप ऑफ गुड होप से होते हुए आपको पहुंचना पड़ता था। प्रेजेंस ऑफ द इंडियन ओशन इन द साउथ एंड द हिमालयज इन द नॉर्थ इज द रिस्पॉन्सिव फॉर द मानसूनल टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, यानी उत्तर में आपके हिमालय की उपस्थिति है। हिमालय की उपस्थिति नहीं होने के कारण ये काफ़ी ठंडा नहीं हो पाता है। और इसी प्रकार से दक्षिण के अंतर्गत इसके जो हिमालय जो आपका इंडियन ओशन है उसके माध्यम से यहाँ पर ज़्यादा बारिश की जो संभावना है वो बढ़ती है। तो यही कारण है कि ये यहाँ पर मानसूनल जो सीज़न है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। टाइम जोन्स की बात करते हैं तो ये टाइम जोन से रिलेटेड हमारी पहले ही क्लास हो चुकी है। तो टाइम जोन्स को देखें तो इंडिया का जो टाइम जोन है वो आपका +5:30 है, यानी +5:30 किस प्रकार से है, तो भारत का जो टाइम जोन यानी ग्रीनविच जो लाइन है उस ग्रीनविच लाइन से लगभग आपके 5.5 घंटे का ज़्यादा समय रहता है। यानी सूर्य जो रहता है, सन जो 1 डिग्री की जो डिस्टेंस होती है वो 4 मिनट के अंतर्गत आपके कंप्लीट करता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो अगर जीरो से हम काउंट करते हैं, जैसे कि यहाँ देखेंगे कि जीरो जो है यहाँ पर है, तो जीरो से हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। जीरो से अगर हम जीरो है और जीरो से लगभग हम यहाँ पर, जैसे कि आपका जो टाइम जोन जो भारत द्वारा फॉलो किया जाता है वो 82 डिग्री एंड हाफ मिनट जो है ईस्टर्न जो है उसको टाइम जोन माना गया है। और ये जो टाइम जोन है यानी 82 डिग्री एंड हाफ मिनट को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वह लगभग, उसको अगर मिनट्स को आप कन्वर्ट करेंगे हॉर्स का तो अंदर आपके आंसर आएगा 5:30, यानी GMT 5:80, यानी ग्लोबल मीन टाइप से आपके लगभग 5.5 घंटे आगे तक का ये समय रहता है, जिसको मैं ऑफलाइन क्लासेस के अंतर्गत अच्छी तरीके से
समझा चुका हूँ। नेक्स्ट चलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन एंड स्टैंडर्ड टाइम जोन की बात करते हैं। तो ये जो टाइम है जैसे 80 डिग्री 80 एंड 84 के बीच में ये आपका 82, तो ये आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन के नाम से, ये मेरिडियन का अर्थ होता है याम्योत्तर, मानक याम्योत्तर कहा जाता है। यहीं से भारत की सारी घड़ियाँ जो हैं वो काम करती हैं। अगर इस प्रकार से देखा जाए तो जिस प्रकार से अगर देखें भारत का ये जो पॉइंट है जैसे 68 डिग्री एंड 7 मिनट से लगाकर 97 डिग्री एंड 25, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसमें जो अंतराल है, जो गैप है वो लगभग 30 का है। तो 30 का गैप है का अर्थ हो गया यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री का गैप है, और 1 डिग्री के अंतर्गत 4 मिनट का फ़र्क आता है। तो 30 डिग्री तक अगर हम देखें तो लगभग 120 मिनट का फ़र्क आ जाता है। यानी भारत का ये गुजरात वाला जो रीजन है और अरुणाचल प्रदेश वाला जो रीजन है वहाँ पर दोनों के अंतर्गत आपको 2 घंटे का फ़र्क देखने को मिल सकता है। यानी 2 घंटे आपको ज़्यादा, या फिर इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि भारत के अंतर्गत सबसे पहले जो सूर्योदय और सबसे लास्ट में जो सूर्यास्त वाला जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश माना जाता है। और गुजरात एक ऐसा राज्य है जहाँ सबसे अंत में सूर्योदय होता है और सबसे अंत में ही सूर्यास्त होता है। तो इस प्रकार से दोनों में 2 घंटों का फ़र्क देखने को मिलता है। नेक्स्ट और लास्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ द इंडियन मेनलैंड अबाउट द 30 डिग्री, 30 डिग्री का अंतराल है। फ्रॉम द गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर आर टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन। यानी 2 घंटे का फ़र्क को किस प्रकार से दूर किया जाए, द ऑल नेशंस फॉलो द सेम टाइम, इसलिए पूरा का पूरा जो भारत है वो एक ही सेम टाइम को फॉलो करता है, विच इज़ एन स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ द इंडिया, यानी कॉल्ड एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी IST के नाम से इसे जाना जाता है। 82 डिग्री एंड हाफ डिग्री ईस्ट जो है वह स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन टाइम जाना जाता है, विच डिवाइडेड इंडिया इन ऑलमोस्ट इक्वल वर्टिकल हॉल्स, यानी भारत को लगभग 2 ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल हॉल्स के अंतर्गत इसको डिवाइड किया जाता है। पासेज थ्रू द मिर्ज़ापुर इन यूपी के अंतर्गत आपके इलाहाबाद के पास मिर्ज़ापुर है, वहाँ से ये पास आउट होता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वह GMT से लगभग 5.5 घंटे आगे चलता है। तो इस प्रकार से ये आपका टाइम ड्यूरेशन और भारत की स्थिति को हमने इस प्रकार से जाना है। यहाँ आपको याद रखना है इसका लॉन्गिट्यूडनल एंड आपका लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंशन है वो किस प्रकार का है, तथा इसके साथ उसकी नेबरिंग कंट्रीज के बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए, तथा साथ ही साथ कौन से हेमिस्फीयर के अंतर्गत भारत की सिचुएशन है वो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। थैंक यू।